आज हम साइंस एमसीक्यू विद एक्सप्लेनेशन का पार्ट 6 करेंगे। ये सभी क्वेश्चंस जो है वो NMMS एग्ज़ाम 2013 में पूछे गए थे। इससे पहले 2015 से 2021 तक के जो NMMS एग्ज़ाम हुए हैं उन सभी के साइंस सॉल्यूशन जो है हमने पार्ट 1 से पार्ट 5 के अंदर कवर किए हैं। आज हम इसका 6th पार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स कैन ट्रैवल थ्रू, अनुदैर्घ्य तरंगे किस माध्यम से होकर गुजरती हैं। तो देखिए लॉन्गिट्यूडिनल वेव होती क्या है। जैसे साउंड वेव होती है वो एक लॉन्गिट्यूडिनल वेव है। लॉन्गिट्यूडिनल वेव का मतलब ये होता है कि वो वेव जिसमें पार्टिकल्स के मूवमेंट की डायरेक्शन और वेव की डायरेक्शन दोनों सेम हो, उनको लॉन्गिट्यूडिनल वेव कहा जाता है। तो जैसे साउंड वेव जो है वो सॉलिड लिक्विड गैस किसी में भी ट्रैवल कर सकती है, किसी मीडियम की ज़रूरत होती है उसको ट्रैवल करने के लिए, लेकिन वो वैक्यूम में ट्रैवल नहीं कर सकती। लेकिन हमें यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कैन ट्रैवल थ्रू, तो किस में ट्रैवल कर सकती है। तो जो बाकी तीन हैं सॉलिड लिक्विड और गैस, इनके अंदर जो है लॉन्गिट्यूडिनल वेव जो है वो ट्रैवल कर सकती है। तो हमारे यहाँ पर जो आंसर आएगा ऑप्शन B, C, D, ऑप्शन B, C, D जो है वो सेकंड ऑप्शन में है। तो सेकंड ऑप्शन इसके लिए करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी G ऑन अर्थ इज, पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है। ये चार ऑप्शन है, इनके हिसाब से आपको बताना है कि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है वो कहाँ पे मैक्सिमम कहाँ पे मिनिमम होता है। ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है। देखिए अर्थ जो है, अर्थ हर चीज़ को अपनी ओर अट्रैक्ट करती है। तो जब वो अट्रैक्ट करती है तो वो चीज़ जिस एक्सेलरेशन से अर्थ की ओर आती है उसको कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और इसको छोटे g से डिनोट किया जाता है। और ये सबसे ज़्यादा होती है पोल्स पर, मैक्सिमम एट पोल्स। उसके अलावा जैसे मान लो ये अर्थ का सरफेस है, हम जैसे जैसे अर्थ के सरफेस के ऊपर जाते हैं ये जो जी की वैल्यू है वो कम होती जाती है। ऐसे अगर सरफेस के अंदर, अर्थ के सरफेस के अंदर अगर मूवमेंट करते हैं तो भी जो जी की वैल्यू है वो कम होती जाती है। और ये सबसे ज़्यादा होती है पोल्स के ऊपर या फिर ध्रुवों के ऊपर, ये अधिकतम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज, जो धातुएं होती हैं वो विद्युत धारा की सुचालक होती है, क्या कारण है। देखिए गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का सीधा सीधा मतलब होता है वो सभी चीज़ें गुड कंडक्टर्स होती है जिनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है वो फ्लो कर सकते हैं, इसीलिए वो गुड कंडक्टर होते हैं। तो यहाँ पर देखिए चारों ऑप्शंस में से जो हमारा सेकंड ऑप्शन है वो कहता है दे कंटेन फ्री इलेक्ट्रॉन्स, उनमें स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। इन्हीं फ्री इलेक्ट्रॉन्स की हेल्प से जो करंट है वो फ्लो करता है मेटल्स के अंदर। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइट दैट ट्रेवल्स इनटू द आई पासिस थ्रू द सेवरल पार्ट टू गेट टू द रेटिना, द करेक्ट ऑर्डर इज। लाइट जब हमारी आंखों में एंट्री करती है तो बहुत सारे पार्ट से गुजरती है, तो अलग अलग पार्टों से जो गुजरती है उसकी करेक्ट सीक्वेंस क्या है वो हमने बतानी है। इसको बताने से पहले हमें इसकी आँख की जो हमारी स्ट्रक्चर है उसको जानना ज़रूरी है। देखिए सबसे पहले हमारी आँख का ये वाला हिस्सा होता है, इसको कॉर्निया कहा जाता है। कॉर्निया के बाद जो नैरो एक ओपनिंग होती है आँख के अंदर उसको प्यूपिल कहा जाता है। प्यूपिल के बाद हमारा ये आँख का बीच वाला हिस्सा जिसके अंदर एक लिक्विड भरा होता है उसको हम विट्रस ह्यूमर कहते हैं। उसके बाद जो हमारी आँख है, जो हमारी लाइट है, वो रेटिना तक पहुँचती है। ठीक है, तो ये सारी जो है वो सीक्वेंस है। बीच के अंदर ये वाला पार्ट जो है हमारा थर्ड नंबर पे ये आई लेंस है। तो इस तरह से लाइट जो है वो रेटिना तक पहुंचती है। तो पहला पार्ट हो गया कॉर्निया, दूसरा हो गया प्यूपिल, तीसरा होगा हमारा लेंस, और चौथा होगा हमारा विट्रस ह्यूमर। तो हम अपनी सीक्वेंस देख लेते हैं, कॉर्निया, प्यूपिल, लेंस एंड विट्रस ह्यूमर, और ये पहला ही ऑप्शन है। तो इस क्वेश्चन का जो फर्स्ट ऑप्शन है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द डायग्राम रिप्रेजेंट्स द स्ट्रेट लाइन मोशन ऑफ ए कार, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। यहाँ पर एक डायग्राम दिया हुआ है, इस डायग्राम के हिसाब से आपने नीचे के जो चार ऑप्शंस दिए हैं उनमें से बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। अगर आप इसको ध्यान से देखें तो ये एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, मतलब इस साइड जो है वो टाइम को दिखाया गया है और इस साइड मीटर पर सेकंड ये वेलोसिटी या फिर स्पीड जो है वो दिखाई गई है। इसके अंदर एक चीज़ और हम देख सकते हैं, इस पार्ट में जो ये वाला पार्ट है इसके अंदर जो वेलोसिटी है वो 0 से लेके 12 तक चली गई है। 0 से लेके 12 तक गई है, और 0 से 12 तक जाने के लिए उसको जो टाइम लगा है वो 2 सेकंड का टाइम लगा है। तो अगर मुझे एक्सेलरेशन निकालना होगा तो मेरे पास फॉर्मूला है वेलोसिटी बटा टाइम। यहाँ पर वेलोसिटी जो है
वो 12 गई है, मतलब 0 से 12, मतलब 12 में से 0 घटाएंगे तो 12 ही आएगा, और टाइम 2 सेकंड। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन निकल के आ जाएगा 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और बाकी का जो दूसरा पार्ट है, यहाँ पर वेलोसिटी कांस्टेंट है, फिक्स वेलोसिटी है 12, और आगे वाले जो टाइम है उसके अंदर जो वेलोसिटी है वो कम हो रही है। इस तरह का ग्राफ है। तो इस ग्राफ को देख के हमने बताना है कि नीचे दिए हुए कौन से ऑप्शन सही हैं। पहला ऑप्शन है द कार एक्सेलरेट्स स्टॉप्स एंड रिवर्स। देखिए एक्सेलरेट तो हो रही है लेकिन स्टॉप नहीं हो रही है, कार कांस्टेंट स्पीड से है दूसरे वाले फेज में। द कार एक्सेलरेट्स एट 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर फॉर फर्स्ट 2 सेकंड्स। ये ऑप्शन एकदम सही है। कार पहली 2 सेकंड के लिए इस एक्सेलरेशन से जाती है जो हमने अभी अभी निकाला था कि भाई 0 से 12 तक गई और 2 सेकंड में गई, तो 12/2 आ जाता है 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। In below diagram, R1 is greater than R2 is greater than R3. Rank the 3 resistors according to the current in them from least to greatest. आपको एक सर्किट डायग्राम दिखाया हुआ है। इस सर्किट डायग्राम में 3 रेजिस्टेंस जोड़े हुए हैं अलग अलग, और बोला गया है कि R1 सबसे बड़ा है, फिर R2 और उसके बाद जो है R3। आपने बताना है कि इसके अंदर करंट जो है वो किस ऑर्डर में जाएगा, किस में कम और किस में ज़्यादा करंट जाएगा। तो यहाँ पर एक चीज़ देखने की है कि ये जो तीनों रजिस्टर्स हैं ना, इनमें से करंट जाने के लिए एक ही पाथ है, और जब करंट जाने के लिए एक ही पाथ होता है तो जो उनके अंदर करंट है वो सेम करंट फ्लो करता है। मान लीजिए यहाँ से अगर आई करंट फ्लो हो रहा है तो दूसरे वाले रजिस्टर से भी आई फ्लो होगा और तीसरे वाले से भी आई फ्लो होगा। इसका मतलब तीनों के तीनों में जो करंट है वो सेम रहेगा। इसमें ऑप्शन नंबर 4 सभी समान है या ऑल आर सेम, सभी में सेम करंट दौड़ेगा, तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। In the diagram below, all light bulbs are identical and all batteries are identical. In which circuit ABCD will the bulb be dimmest? देखिए 4 अलग अलग आपको सर्किट डायग्राम दिए हैं और उसके अंदर बैटरी लगी हुई है। आपने बताना है कि किस में सबसे डिम लाइट जो है वो होगी। तो वो सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, ये वाला थोड़ा सा मिसप्रिंट है। यहाँ पर आप मान के चलिए कि 2 बैटरी जो है वो जोड़ी हुई हैं। एक बैटरी का सिंबल या एक सेल का जो सिंबल होता है वो ये होता है। अगर मैं बहुत सारे सेल्स को जोड़ दूं, जैसे मान लो मैंने यहाँ पर 2 सेल जोड़े तो ऐसी बैटरी बनेगी। अगर मैं 3 सेल जोड़ दूं तो मेरे पास ऐसी बैटरी देखने को मिलेगी। और इसने कहा है कि सभी बैटरी आइडेंटिकल है, तो मैं मान लेता हूँ कि हर बैटरी के पास जो है वो 2 वोल्ट की वोल्टेज है। ठीक है, सभी बल्ब भी सेम है। तो यहाँ पर देखिए 3 अलग अलग सेल जुड़े हैं, तो यहाँ पर जो वोल्टेज है वो 6 वोल्ट होगी। यहाँ पर 2 हैं तो ये 4 वोल्ट होगी। यहाँ पर 2 के हैं लेकिन 2 पैरेलल में जोड़े हैं, और जब पैरेलल में जोड़ते हैं तो उनकी जो वोल्टेज है वो सेम रहती है। और इस चौथे वाले डायग्राम में 4 वोल्ट है। तो हमें ये बताना है कि चारों के चारों ऑप्शंस में से कौन से ऑप्शन में जो बल्ब है वो सबसे डिम या सबसे जो है धीमा जलेगा, ये हमने बताना है। तो देखिए 6 वोल्ट है 2 बल्ब के लिए, दोनों बल्ब सीरीज में है, तो ये तो डिम नहीं होगा। 4 वोल्ट है 3 बल्ब के लिए, यहाँ पर चलो इसको कंसिडर करते हैं। ये वाला 4 वोल्ट है 2 बल्ब के लिए, लेकिन दोनों पैरेलल में है। जब बल्ब पैरेलल में होते हैं तो वो इक्वल जलते हैं, मतलब ये भी उतना ही जलेगा और ये भी इतना ही जलेगा। यहाँ पर सबसे जो छोटा वाला ऑप्शन है वो ये है कि 2 वोल्ट की बैटरी है और 2 बल्ब जोड़े हुए हैं सीरीज में, तो यहाँ पर सबसे डिम जो है वो सी नंबर में जलेगा। ठीक है, ये वैसे आपका 10th क्लास के अंदर आता है, लेकिन इस पेपर में अगर पूछ लिया तो हम बता देते हैं कि इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो आएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ए ब्रिक स्लाइड्स ऑन ए हॉरिजेंटल सरफेस, विच ऑफ द फॉलोइंग विल इंक्रीज द फ्रिक्शनल फोर्स ऑन इट। एक ईंट है, उसको हॉरिजेंटल सरफेस पे स्लाइड किया जा रहा है, तो इनमें से आपने बताना है कि नीचे दिए हुए ऑप्शंस में किस में जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो इंक्रीज होगा। देखिए फ्रिक्शनल फोर्स की बड़ी सिंपल सी चीज़ होती है। फ्रिक्शनल फोर्स तब बढ़ता है जब एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट बढ़ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए 4 ऑप्शंस में जो ऑप्शन नंबर 3 है इसमें लिखा हुआ इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया ऑफ द कॉन्टैक्ट, उसकी निचली सतह का सरफेस अगर बढ़ा देंगे तो जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो बढ़ जाएगा। अगर फ्रिक्शनल फोर्स कम करना होता है तो उसका जो कॉन्टैक्ट का एरिया है वो घटा देते हैं। इसीलिए अगर जो आपने देखा होगा कई बार जो ये हम लोग लगेज कैरी करते हैं उनके नीचे टायर लगाने का कारण ये है, टायर का जो सरफेस एरिया जो टच होता है अर्थ के ऊपर वो कम होता है, जिसकी वजह से फ्रिक्शनल फोर्स भी कम होता है। तो फ्रिक्शन का डायरेक्ट लिंक होता है
एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट से। अगर मैं एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट बढ़ा दूं तो फ्रिक्शनल फोर्स भी बढ़ जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है या ऑप्शन नंबर 3 जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं, रेहाना लुक्ड एट द मून ऑन डिफरेंट नाइट्स एंड रिकॉर्डेड व्हाट शी सॉ। रेहाना नाम की एक लड़की है जो अलग अलग दिनों में जो मून है उसको देखती है, ऑब्जर्व करती है, और आपने बताना है कि इस चौथी वाली स्टेज में जो मून की शेप है वो कैसी होगी। तो देखिए, सबसे पहले अभी जो ये स्टेज चल रही हैं, इन स्टेजेस में मून का जो साइज है वो इंक्रीज हो रहा है और वो इस साइड से इंक्रीज हो रहा है। तो आने वाले फेज में ये जो स्टेज है इसको हम पूर्णिमा कहते हैं या फिर फुल मून कहते हैं। तो जब इसके बाद जो आएगा तो ये फिर से घटना स्टार्ट होता है और इस बार इस साइड से घटना स्टार्ट होगा। जिस साइड से बढ़ता है उसके अपोजिट साइड से ये रिड्यूस होना स्टार्ट होगा। तो इन चारों ऑप्शंस में से अगर आप देखेंगे, इन नीचे वाले चारों ऑप्शंस में से आप देखेंगे तो आप क्लियर कट बता पाएंगे कि कौन से वाला ऑप्शन सही है। देखिए, इस साइड से मैं कह रहा हूँ कि इस साइड से घटना स्टार्ट होगा, तो इस साइड से घटता हुआ सिर्फ मेरे को एक ही ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 3। यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर 3 है वो करेक्ट होगा। आप जो ये अलग अलग फेजेस हैं मून के, ये गूगल वगैरह करके देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि जिस साइड से इंक्रीज होता है उसके अपोजिट साइड से डिक्रीज होता है, फिर अमावस्या आती है। ठीक है, इस तरह से जो मून के फेजेस हैं वो चलते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बॉय फायर्स ए गन एंड हियर्स इट्स एको आफ्टर 2 seconds. If he is 480 meters away from the wall, calculate the velocity of the sound in the air. देखिए, बड़ा सिंपल सा सवाल है। एक लड़का है, यहाँ पर मान लीजिए कोई दीवार है, एक लड़का यहाँ पर खड़ा हुआ है और ये जो लड़के और दीवार के बीच में जो डिस्टेंस है वो आपको दे रखी है 480 मीटर। और ये बोला गया है कि इसको अपनी जो एको है, मतलब ये जो बोलता है वो साउंड जाएगी और फिर वापस आएगी, इतने में 2 सेकंड का टाइम लग जा रहा है। मतलब उसको अपनी एको जो है वो 2 सेकंड में सुनाई दे रही है। आपको बताना है कि उसकी साउंड की जो वेलोसिटी है वो कितनी होगी। अब आप देखिए कि साउंड एक तरफ जा रही है तो यहाँ पर ये 480 मीटर डिस्टेंस कवर करेगी, फिर वापस आएगी तो 480 मीटर और डिस्टेंस कवर करेगी। तो टोटल डिस्टेंस कितनी कवर होगी, 480 प्लस 480। और इतने डिस्टेंस को कवर करने के लिए टाइम लग रहा है 2 सेकंड्स। तो हमें बताना है स्पीड। तो टोटल डिस्टेंस हम निकाल लेंगे दोनों को जोड़ के, 480 प्लस 480 जो हो जाएगा आपका 069। 960 मीटर का डिस्टेंस 2 सेकंड में कवर हो रहा है। तो 1 सेकंड में कितना होगा, अगर हम इसको काटेंगे तो हमारे पास निकल के आएगा 480 मीटर्स पर सेकंड। और आप यहाँ से भी देख सकते हो, जब 2 सेकंड लग रहे हैं तो इसका मतलब 1 सेकंड उसको जाने में और 1 सेकंड आने में। इसका मतलब ये होगा कि 1 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर किया, 480 मीटर। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर जो 2 है, 480 मीटर पर सेकंड, ये करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ये क्वेश्चन हमारी पिछली भी किसी वीडियो में आया है, फिर से एक बार आ गया है, फिर समझा देते हैं। आपने इस डायग्राम के हिसाब से थीटा की वैल्यू बतानी है। देखिए, बहुत सिंपल सा है, ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लगेगा इसके अंदर। ये एक इंसिडेंट रे आ रही है और ये एक रिफ्लेक्टेड रे जा रही है इस प्लेन मिरर से। तो एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो है हमेशा इक्वल होते हैं। तो अगर ये एंगल 30 दे रखा है तो हमारा ये वाला एंगल भी 30 डिग्री होगा। अब यहाँ पर ये जो लाइन आपको दिख रही है डॉटेड में, ये नॉर्मल कहलाती है और नॉर्मल हमेशा यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनाती है। अगर ये पूरा 90 है, ये 30 है, तो ये जो बचा हुआ एंगल है ये हो जाएगा 60 डिग्री। अब इस ट्रायंगल में जो आपको ये ट्रायंगल दिख रही है, मैं दूसरा कलर लेता हूँ, आपको ये जो ट्रायंगल दिख रही है ग्रीन कलर में, इस ट्रायंगल के अंदर तीनों एंगल्स का जो सम है वो 180 होगा। इसके अंदर एक का 60, दूसरे का 90, तो जो बचा हुआ है वो बचेगा 30 डिग्री। अब सेम वही सिचुएशन है यहाँ पर, ये जो है वो नॉर्मल है और नॉर्मल पूरा जो है वो 90 होता है। तो ये 30, तो ये बचा हुआ जो है वो 60 होगा। अब अगर ये 60 है, अगर ये वाला पार्ट 60 है, तो ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे, ये बीच में नॉर्मल, तो इसका इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल बराबर होंगे। तो ये जो थीटा है इसकी वैल्यू भी आ जाएगी 60 डिग्री। ठीक है, बहुत सिंपल सा सवाल था। इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 60 डिग्री। हमारी पिछली एक वीडियो में भी आया था ये। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो आएगा ऑप्शन नंबर 4, 60 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of these is the safest place to be in a thunderstorm?
तड़ित झंझा के समय कौन सी जो जगह है वो सबसे सुरक्षित होती है? देखिए थंडर स्टॉर्म में क्या होता है, बिजली चमकती है, आसमानी बिजली चमकती है, उसके गिरने के चांसेस भी होते हैं। तो सबसे सुरक्षित जगह इनमें से कौन सी है वो हमने बताना है। देखिए बिजली चमकती है तो किसी भी पेड़ के नीचे नहीं बैठना चाहिए या खड़े नहीं होना चाहिए, क्योंकि पेड़ के हाइट होने की वजह से जो बिजली है उसकी ओर अट्रैक्ट हो सकती है। किसी भी खुले मैदान में रहना भी कोई भी समझदारी की बात नहीं है। और हाथ में एक मेटलिक रोड लेके खड़ा होना ये भी समझदारी की बात नहीं, क्योंकि हाथ में मेटलिक रोड लेके खड़े होगे तो उससे भी अर्थ बन सकता है और वो जो है आपके शरीर से पास थ्रू हो सकती है। लेकिन यहाँ पर सबसे सुरक्षित जो जगह होती है वो होती है कार। अगर आप अपनी कार में रहेंगे और अगर बिजली गिर भी जाती है तब भी आप सुरक्षित रहते हैं। ठीक है, इसके पीछे का रीजन क्या है इस डायग्राम से आपको समझ में आएगा। ऊपर से जो ये आ रही है ये आपकी आसमानी बिजली है और ये आपकी कार से पास होते हुए सीधा अर्थ में चली जाएगी और आप जो कार के अंदर बैठे होते हैं उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। इसको फैराडे केज कहा जाता है। जब भी आप किसी कार में होंगे और अगर ऐसा मौसम है तो आप सुरक्षित रहेंगे हमेशा। बाकी सब जो भी ऑप्शन है उनमें से जो कार में रहना है वो सबसे बेस्ट ऑप्शन है, तो इसका थर्ड ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। देखिए बायोडिग्रेडेबल या फिर जैव निम्नीकरणीय वो पदार्थ होते हैं जिनको जो माइक्रोब्स होते हैं वो डिग्रेड कर देते हैं। मतलब जो छोटे छोटे सूक्ष्म जीव होते हैं वो उनको खा के अगर ख़त्म कर दें तो वो कहलाते हैं बायोडिग्रेडेबल। तो इनमें से कौन सा बायोडिग्रेडेबल नहीं है उसका हमने बताना है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 जो है पीवीसी पाइप आपने सुना होगा, प्लास्टिक के पाइप आते हैं। पीवीसी का फुल फॉर्म होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड। पॉलीविनाइल क्लोराइड ये जो है ये बायोडिग्रेडेबल नहीं है। बाकी के तीनों पॉलीमर्स जो हैं वो बायोडिग्रेडेबल हैं। मतलब ये हुआ कि ऊपर वाले तीनों को माइक्रोब्स जो हैं वो ख़त्म कर सकते हैं लेकिन इस नीचे वाले को ख़त्म नहीं कर सकते। तो इसका ऑप्शन नंबर जो 4 है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखते हैं When vinegar is allowed to react with baking soda, bubbles are observed because of। देखिए विनेगर और जब बेकिंग सोडा को मिलाया जाता है, विनेगर एक एसिड होता है, बेकिंग सोडा एक बेस होता है और जब इन दोनों को मिलाया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है। तो जो बबल्स निकलते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस के होते हैं जिसका फॉर्मूला है CO2। नेक्स्ट देखते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस। इनमें से कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं है। सबसे पहले ग्रीन हाउस गैस होती क्या है ये जानना जरूरी है। ग्रीन हाउस गैस वो गैसें होती हैं जिनकी वजह से जो जो सन का जो लाइट आता है वो रिफ्लेक्ट होके वापस नहीं जा पाता और वहीं पे कैप्चर हो जाता है, जिससे हमारी अर्थ का टेम्परेचर मेंटेन रहता है। उनको कहते हैं ग्रीन हाउस गैसेज। इन चारों ऑप्शंस में से मीथेन एक ग्रीन हाउस गैस है, वाटर वेपर्स भी ग्रीन हाउस गैस का काम करते हैं क्योंकि वो भी जो हीट है सन से आने वाली उसको रोक के रखते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड भी एक ग्रीन हाउस गैस है, बल्कि ये सबसे मेन ग्रीन हाउस गैस है। लेकिन जो कार्बन मोनोऑक्साइड होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड वो ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो 4 है वो आपका करेक्ट होगा। कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला CO2 होता है और कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मूला CO होता है। ऊपर वाले तीनों तो ग्रीन हाउस गैसेज हैं लेकिन ये चौथे वाला नहीं है। नेक्स्ट व्हाट विल हैपन व्हेन ए पेपर कप कंटेनिंग वाटर इज हीटेड ऑन ए कैंडल। ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है, हीटेड ऑन ए कैंडल आएगा यहाँ पर। मतलब पानी से एक जो बोलते हैं कागज़ का ग्लास है उसमें पानी भरा हुआ है, उसको मोमबत्ती पे गर्म किया जाता है। तो जो ग्लास है वो जलेगा नहीं, क्योंकि मोमबत्ती जो पानी जो डला हुआ है ग्लास के अंदर वो उस कागज़ का टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा नहीं जाने देगा इग्निशन टेम्परेचर से। कोई भी चीज़ कब जलती है, जब उसका इग्निशन टेम्परेचर आ जाता है। तो जो पानी है कप के अंदर, जो पानी है कप के अंदर वो पानी उसका जो कागज़ का जो इग्निशन टेम्परेचर है वहाँ तक उसको नहीं पहुँचने देता और जो मोमबत्ती की जो फ्लेम है वो उसको नहीं जला पाती। बल्कि होता ये है कि जो पानी है वो गर्म हो जाएगा धीरे धीरे करके। कागज़ नहीं जलेगा लेकिन पानी गर्म हो जाएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए कौन सा ऑप्शन सही है। द वाटर इन द कप बिकम्स वार्म। कप का पानी गर्म हो जाता है। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर करेक्ट होगा। मैंने इसके पीछे का रीज़न भी बता दिया आपको कि जब भी किसी कागज़ के ग्लास के अंदर पानी होगा तो वो पानी जो है वो हीट एब्जॉर्ब कर लेगा मोमबत्ती की और कागज़ का इग्निशन टेम्परेचर नहीं पहुंच पाएगा। अगर इग्निशन टेम्परेचर नहीं पहुंच पाया तो कागज़ नहीं जलेगा।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिंथेटिक फाइबर, इनमें से कौन सा एक संश्लेषित रेशा नहीं है। संश्लेषित रेशे या फिर सिंथेटिक फाइबर वो होते हैं जिनको केमिकल्स से फैक्ट्री में बनाया जाता है, जो नेचुरली नहीं मिलते हैं। इन चारों के अंदर जो सिल्क है, रेशम, इसको फैक्ट्री में नहीं बनाया जा सकता। इसको सिल्क का जो कीड़ा होता है, सिल्क मोथ जिसको कहा जाता है, वो बनाता है। बाकी के जो हैं रेयन, इसको आर्टिफिशियल सिल्क कहा जाता है, ये भी एक सिंथेटिक फाइबर है। एक्रेलिक वूल, ये भी एक सिंथेटिक फाइबर है, इससे जो है स्वेटर वगैरह बनाए जाते हैं। नायलॉन भी एक सिंथेटिक फाइबर है, नायलॉन से पैरासूट बैग और क्या बोलते हैं, पैरासूट के साथ साथ जो रस्सियाँ होती हैं, ये सब चीज़ें बनाई जाती हैं। सिल्क जो है वो नेचर से मिलता है, सिल्क के कीड़े से मिलता है। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर सिंथेटिक फाइबर नहीं है। विच इज़ नॉट अ पॉलीमर, इनमें से कौन सा एक पॉलीमर नहीं है। देखिए पॉलीमर के बारे में ज़्यादा नहीं, आप पीवीसी, पीटीएफई, सीएफसी, एसबीआर के अंदर ये नाम आपने कई बार सुना होगा, सीएफसी। सीएफसी का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है ये हमारी ओजोन लेयर को नष्ट करता है। ओजोन लेयर के अंदर जो छेद हो रहा है वो इसी के कारण हो रहा है, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये क्लोरीन और फ्लोरीन और कार्बन का एक कंपाउंड होता है, ना कि ये एक पॉलीमर है। तो ये अकेला है जो पॉलीमर नहीं है। सीएफसी अक्सर जो फ्रिज और एसी होते हैं या कूलेंट्स जो होते हैं उनके अंदर से निकलता है और इससे ओजोन लेयर को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचता है, ठीक है। इससे इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट है गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, नीचे 2 स्टेटमेंट दी हुई है, उसके हिसाब से आपने 4 ऑप्शन दे रखे हैं, उसको हमने आंसर देना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है नॉन मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन फॉर्मिंग नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। ये बात एकदम सच है कि जो नॉन मेटल्स हैं वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके नॉन मेटेलिक ऑक्साइड बनाती हैं। दूसरा, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। ये भी बात कुछ हद तक सही है। जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं वो या तो एसिडिक होते हैं या तो वो न्यूट्रल होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जो है, एक स्टेटमेंट ए एंड बी आर करेक्ट, कथन ए और बी दोनों सत्य हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट रहेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉसिल फ्यूल, इनमें से कौन सा एक फॉसिल फ्यूल नहीं है, जीवाश्म ईंधन नहीं है। देखिए जीवाश्म ईंधन वो ईंधन होते हैं जो मृत जीव या फिर जो मृत पादप होते हैं उनसे बनते हैं, गल के सड़ के, उनको कहा जाता है फॉसिल फ्यूल्स। इनमें से सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, पीएनजी, पाइप्ड नेचुरल गैस और एलपीजी, ये तीनों के तीनों फॉसिल फ्यूल हैं। लेकिन जो टीएनजी है, टीएनजी कोई फॉसिल फ्यूल नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर हमारा करेक्ट होगा। और टीएनजी के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी हुई है। ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन is an industrial chemical mostly known as clinical use for treating angina and manufacturing dynamite। तो ये कोई फॉसिल फ्यूल नहीं है, ये कुछ और ही चीज़ है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस हैव, ज्वलनशील जो पदार्थ होते हैं उनका क्या होता है। देखिए ज्वलनशील पदार्थ वो होते हैं जो जल्दी आग पकड़ लेते हैं। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया जल्दी आग पकड़ने का मतलब होता है इग्निशन टेम्परेचर या फिर ज्वलन ताप से। अगर कोई चीज़ जल्दी आग पकड़ती है तो इसका मतलब ये है कि उसका इग्निशन टेम्परेचर बहुत कम है। जैसे कागज़ को आग लगाओगे तो कागज़ जल जाता है, गीले कागज़ को आग लगाओगे तो वो नहीं जलता, क्योंकि गीले कागज़ के अंदर पानी होने की वजह से उसका जो इग्निशन टेम्परेचर है वो ज़्यादा हो जाता है। तो ज्वलनशील पदार्थ वो होते हैं जिनका इग्निशन टेम्परेचर कम होता है और वो जल्दी आग पकड़ लेते हैं। तो यहाँ पर चारों ऑप्शंस में आप देखेंगे, पहला जो ऑप्शन है लो इग्निशन टेम्परेचर सो कैन ईजिली कैच फायर। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है ज्वलन ताप कम होता है इसलिए वह सरलतापूर्वक आग पकड़ लेते हैं, ये इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं द स्लो प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ डेड वेजिटेशंस इनटू कोल इज नोन एज, मृत वनस्पति के धीमे प्रक्रम द्वारा कोयले में परिवर्तन को क्या कहते हैं। जो मरी हुई वनस्पतियां होती हैं, पेड़ पौधे जो होते हैं, उनका कोयले में बदलना कहलाता है कार्बनाइजेशन। ये 8th क्लास में आता है कोयला और पेट्रोलियम वाले चैप्टर में। कार्बनाइजेशन जिसको हिंदी में कहा जाता है कार्बनीकरण। तो यहाँ पर इसका आंसर आएगा कार्बनाइजेशन। आप कोयला और पेट्रोलियम वाला चैप्टर जो है वो हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं, उसमें इसके बारे में बताया हुआ है।
If zinc can replace iron from its salt solution and iron can replace copper from its salt solution, then the order of reactivities of zinc, copper and Fe will be। देखिए इस चीज़ को समझने के लिए थोड़ा सा हमने जानना पड़ेगा। क्या कह रहा है, जिंक कैन रिप्लेस आयरन फ्रॉम इट्स सोल्ट सॉल्यूशन, मतलब जिंक जो है वो आयरन को हटा देता है। मतलब आयरन किसी जगह पर है, उसको जिंक जो है वो रिप्लेस कर देता है। वहीं दूसरी ओर आयरन जो है वो कॉपर को रिप्लेस कर देता है। तो यहाँ पर जब भी ऐसा कभी होता है कि एक जो है वो दूसरे को रिप्लेस कर देता है, तो जो रिप्लेस करने वाला है, जैसे इस केस में जो जिंक है वो ज़्यादा रिएक्ट करता है इसके बजाय। वहीं दूसरे वाले केस में अगर Fe की, आयरन की बात हो रही है, तो आयरन ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से। तो हमने यही बताना है कि इन तीनों में जो रिएक्टिव है वो कौन सा ज़्यादा है और कौन सा कम है। तो देखिए सबसे ज़्यादा जो रिएक्टिव है वो जिंक है, दूसरे नंबर पर जो रिएक्टिव है वो आयरन है, और तीसरे नंबर पे जो रिएक्टिव है वो कॉपर है। तो हमने यही ऑप्शन ढूंढना है, जिंक, Fe एंड कॉपर। जिंक, Fe एंड कॉपर जो है वो हमारा ऑप्शन नंबर 3 है। नेक्स्ट, व्हाट इज BOD? BOD क्या है? देखिए BOD क्या है, इसका आंसर देने से पहले आप ये जान लीजिए, BOD का फुल फॉर्म होता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ डिजोल्व ऑक्सीजन रिक्वायर्ड बाय एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स टू ब्रेक डाउन द ऑर्गेनिक मटेरियल इन द सैंपल। मतलब पानी में जो घुली हुई ऑक्सीजन है उसकी मदद से जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो जो अपनी रेस्पिरेशन का प्रोसेस करते हैं उसके अंदर काम आता है BOD, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। ये पानी से रिलेटेड है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 हमारा, ए पैरामीटर टू मेजर वाटर पोल्यूशन, ये होगा करेक्ट। मतलब अगर किसी उसके अंदर, पानी के अंदर अगर बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जो है BOD की मात्रा अगर ज़्यादा है तो ठीक है, अगर कम है तो वो वाटर पोल्यूटेड वाटर में आएगा। तो यहाँ पर ये वाटर पोल्यूशन से रिलेटेड है या वाटर से रिलेटेड है, तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर 2 आएगा। ठीक है। मलेरिया इज कॉज्ड बाय, मलेरिया का कारण क्या है? देखिए इस क्वेश्चन, ये बड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, इसको देखते ही लोग कह देते हैं फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो, लेकिन ये बात सही नहीं है। मलेरिया जो है वो एक प्रोटोजोआ से होता है, उसके जो पीछे का जो कारण है वो एक प्रोटोजोआ होता है जिसका नाम है प्लाज्मोडियम, ये उसका कारक है। ठीक है, इसकी वजह से मलेरिया रोग होता है। लेकिन फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो या मच्छर जो है उसका वो क्या है, वो उसका वाहक है। वाहक मतलब कैरियर, जैसे कि इसके कारण होगा और ये उसको लेके जाएगा। तो अगर क्वेश्चन में पूछे कि मलेरिया का कारक कौन है या फिर कारण क्या है, तो आएगा एक प्रोटोजोआ है, एक प्रोटोजोआ है जिसका नाम है प्लाज्मोडियम। और अगर आपसे पूछ ले कि उसका वाहक कौन है, कौन उसका कैरियर है, ठीक है, तो आएगा फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो। लेकिन हमारे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो आएगा प्रोटोजोआ, जिसका नाम मैंने आपको बताया प्लाज्मोडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफॉरेस्टेशन इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग? वनोन्मूलन निम्न में से किसके लिए उत्तरदायी नहीं है? मतलब जो जंगलों को काट दिया जाता है उनसे इनमें से कौन सी चीज़ नहीं होती है वो हमने बताना। देखिए जंगलों के काटने से सोयल इरोजन या मृदा अपरदन तो होता है, मतलब मिट्टी कटती है। डेजर्टिफिकेशन या फिर मरुस्थलीकरण, डेजर्टिफिकेशन का मतलब होता है किसी जगह का मरुस्थल बन जाना, ये भी उसके पीछे का कारण है। फ्लडिंग, बाढ़ आना, ये भी उसका एक कारण है। चौथा है हमारे पास इंक्रीज इन वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सोयल, मृदा की जल धारण क्षमता में वृद्धि, ये डिफोरेस्टेशन के कारण नहीं होती। बाकी के जो तीनों चीज़ें हैं, ये सोइल इरोजन, डिजर्टिफिकेशन एंड फ्लडिंग, इनके पीछे कहीं ना कहीं डिफोरेस्टेशन या फिर वनों का काटना जो है वो कारण है। लेकिन मृदा की जल धारण क्षमता में वृद्धि जो है वो ये वनोन्मूलन नहीं करता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट है। रेड डाटा बुक इज रिकॉर्ड ऑफ, रेड डाटा बुक में किसका रिकॉर्ड रखा जाता है? ये क्वेश्चन भी हमारी पिछली एक वीडियो में आया था, आप लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा 5 वीडियोज़ का, इससे पहले वाले पार्ट उसमें देख लेना। बाकी यहाँ भी बता देते हैं,
रेड डाटा बुक एक ऐसी बुक है जिसके अंदर एंडेंजर्ड स्पीसीज जो हैं, संकटापन्न जो प्रजातियां हैं, वो प्रजातियां जीव जंतु पौधों की जिनके ऊपर संकट आ चुका है और जो धीरे धीरे विलुप्त होने की कगार पे हैं, अबाउट टू डिस्टिंक्ट है, मतलब ख़त्म होने वाली हैं, उनका डाटा रखा जाता है। तो इसका जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 2 एंडेंजर्ड स्पीसीज, ये इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसफर ऑफ हेरिडिटरी कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग्स टेक्स प्लेस बाय मीन्स ऑफ। अभिभावकों से, पेरेंट्स से जो गुण लक्षण जो हैं वो बच्चों तक जाते हैं, उनके लिए नीचे जो दिए हुए इनमें कौन जिम्मेवार है। ठीक है, इसको समझने के लिए हमारे पास एक डायग्राम है। हमने सेल वाले चैप्टर में इतना पढ़ा है कि जो सेल के अंदर न्यूक्लियस है, जो केंद्रक है, वो रिस्पॉन्सिबल होता है इन कैरेक्टरिस्टिक्स को एक स्टेज से दूसरी स्टेज, मतलब पेरेंट्स से बच्चों तक ले जाने के लिए। अब उसकी स्ट्रक्चर क्या होती है, देखो, सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर जो है वो ये क्रोमोसोम्स होते हैं, क्रोमोसोम्स या गुणसूत्र कहा जाता है, एक क्रोमोसोम को दिखाया हुआ है। अगर गुणसूत्र का अगर छोटा पार्ट देखा जाए तो उसका एक छोटा पार्ट डीएनए होता है और डीएनए का एक छोटा पार्ट होता है जीन। मतलब इस पूरे प्रोसेस में जो काम करने की जो यूनिट है, जो गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लेके जाता है, वो होता है जीन। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सेल मेम्ब्रेन अलग चीज़ हो गई, क्लोरोप्लास्ट अलग चीज़ है, राइबोसोम अलग चीज़ है, केवल जीन जो है वो इसका करेक्ट ऑप्शन है। अगर इन ऑप्शंस में डीएनए होता जीन की बजाय तो वो भी करेक्ट होता, अगर क्रोमोसोम होता तो वो भी करेक्ट होता। ठीक है, तो इनमें से कोई भी ऑप्शन आपको देखने को मिल सकता है, किन किन में से, जीन, डीएनए, क्रोमोसोम या न्यूक्लियस भी मिल सकता है। लेकिन यहाँ पर जीन लिखा हुआ है तो जीन ही यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। आप ये सीक्वेंस याद रखना, काम आएगी आपको। सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं, क्रोमोसोम्स का छोटा पार्ट होता है डीएनए और डीएनए का जो फंक्शनल पार्ट होता है वो होता है जीन। इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए सिल्क वॉर्म डेवलप्स इनटू ए सिल्क मोथ बाय। जो सिल्क कीट है वो इल्ली से किस प्रक्रम द्वारा बनता है। 4 प्रक्रम दिखाए हुए हैं आपके सामने, फर्टिलाइजेशन, इम्प्लांटेशन, बडिंग एंड मेटामॉर्फोसिस। देखिए समझते हैं इस चीज़ को। ये वाली जो स्टेज है, जैसे कि ये वाली जो स्टेज है, यहाँ पर जो सिल्क वोम है वो सिल्क मोथ में कन्वर्ट होता है। ये वाली जो चीज़ है वो है सिल्क वोम और ये जो तितली जैसा आपको दिख रहा है ये है सिल्क मोथ। ये जो प्रोसेस है इससे इसके कन्वर्जन का, इसमें एकदम से ड्रास्टिक चेंज आते हैं और ये जो ड्रास्टिक चेंज आते हैं इस स्टेज का नाम है मेटामॉर्फोसिस। कायांतरण भी कहा जाता है। कायांतरण का मतलब, काया मतलब शरीर और तरण मतलब बदलाव। उसके शरीर में एकदम से बदलाव आता है। इससे पहले वाली स्टेज में आप देख लीजिए वो एक कीड़े की तरह दिखता है, वो एक कीड़े की तरह दिखता है और अगली ही स्टेज में वो इस तरह का दिखता है। मतलब एकदम से ड्रास्टिक जो चेंज आता है उसको हम कहते हैं मेटामॉर्फोसिस। और ये जो मेटामॉर्फोसिस है ये आपके मेंढक वाले में भी है। अगर मेंढक जो टैडपोल से जो मेंढक बनता है उस स्टेज को भी हम मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। और उस स्टेज को जाने के लिए आपको एक पिछली वीडियो में हमने बताया था कि आयोडीन की ज़रूरत होती है और जिस पानी में आयोडीन नहीं होता वहाँ पर ये मेटामॉर्फोसिस नहीं हो पाता। ठीक है, इसके बारे में हमने एक पिछली वीडियो में बताया था। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेथड टू ऑब्टेन पोर्टेबल वाटर। इनमें से कौन सी विधि से हम जो पेयजल है वो प्राप्त नहीं कर सकते, ये बताना है। देखिए कैंडल फिल्ट्रेशन का मतलब होता है पानी को साफ करना, इससे हमें स्वच्छ पीने का पानी मिलता है। बॉइलिंग से भी हमारा जो पानी है वो साफ होता है, पीने लायक होता है। क्लोरीन की गोलियां डालने से उसके जो अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, जो सूक्ष्म जीव हैं वो मर जाते हैं। तो ये तीनों के तीनों जो हैं वो मेथड तो सही है, लेकिन हमसे पूछा है नोट अ मेथड। नोट अ मेथड के अंदर आएगा एडिंग डिटर्जेंट। अगर हम पानी के अंदर डिटर्जेंट डाल देते हैं तो वो पानी पीने लायक नहीं रहता। तो इन चारों ऑप्शंस में से एडिंग डिटर्जेंट वाला ऑप्शन गलत है, बाकी तीनों ऑप्शंस से पानी को पीने लायक बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पल्मोनरी आर्टरी कैरी, फुफ्फुस धमनी ले जाती है। पल्मोनरी आर्टरी कौन से वाला ब्लड लेके जाती है, ये चीज़ हमने बतानी है। 4 ऑप्शन है हमारे पास। देखो इसको समझने से पहले हमें एक बार हार्ट का स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा और इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी इकट्ठी करनी पड़ेगी, फिर हम इसका आंसर जो है बड़े आसानी से दे सकते हैं। देखिए हमारे हार्ट के
इस तरफ और इस तरफ हमारे फेफड़े होते हैं, लंग्स होते हैं, और लंग्स में क्या होता है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है। तो ये जो पार्ट है, ये जो दो वेन्स आपको दिख रही हैं, इन वेन्स के अंदर लंग्स से जो ब्लड के अंदर ऑक्सीजन आ गई है वो ब्लड हार्ट के अंदर एंटर करता है और उसके बाद वो पूरे शरीर के अंदर निकल जाता है इस एरोटा के माध्यम से। ये जो एरोटा वाला पार्ट है ये पूरे शरीर के अंदर ऑक्सीजन वाले ब्लड को पहुंचा देता है। वहीं दूसरी ओर पूरे शरीर से जो ब्लड आता है वो सुपीरियर वेना केवा से या फिर इन्फीरियर वेना केवा से हमारे हार्ट के इस वाले पार्ट में पहुंचता है, और उसके बाद ये जो है वो इस आर्टरी से वापस से दोनों साइड लंग्स में चला जाता है। इसके अंदर यही है आपकी पल्मोनरी आर्टरी। इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड जो है वो लंग्स के अंदर जाता है ताकि वहाँ पर एक्सचेंज होके और ऑक्सीजन मिल जाएगी, और ऑक्सीजन मिलने के बाद वही ब्लड ऑक्सीजनेटेड होके या ऑक्सीजन वाला होके पल्मोनरी वेन के अंदर से हार्ट के अंदर एंट्री करता है। हमसे पूछा पल्मोनरी आर्टरी के बारे में, तो पल्मोनरी आर्टरी के अंदर CO2 वाला ब्लड रहता है। वहीं जो पल्मोनरी वेन्स हैं हमारी, उनके अंदर ऑक्सीजन वाला ब्लड रहता है, और पल्मोनरी वेन्स के अंदर जो है वो लंग्स से ब्लड आता है, और जो पल्मोनरी आर्टरी है उससे लंग्स की ओर ब्लड जाता है। ठीक है, तो अब देखते हैं हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या होगा। देखिए पल्मोनरी आर्टरी में ये तो क्लियर हो गया कि जो ब्लड है वो CO2 वाला है, तो CO2 वाले हमारे पास दो ऑप्शन है। अब जाता किस डायरेक्शन में वो देख लेते हैं। CO2 रिच ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, बिल्कुल सही बात है, आप यहाँ पे ये एरो देख लीजिए, अवे फ्रॉम द हार्ट जा रहा है, CO2 वाला जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर 3 जो है, ऑप्शन नंबर 3 जो है वो एकदम करेक्ट ऑप्शन है हमारा। ठीक है, अगर आने वाले किसी टेस्ट में आपको पल्मोनरी वेन के बारे में पूछ ले तो आप बता देना कि इनके अंदर ऑक्सीजन वाला ब्लड जाता है और टुवर्ड्स द हार्ट जाता है, हार्ट की तरफ जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकता है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्रोकैरियोटिक सेल, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है, ये प्रोकैरियोटिक सेल होगा। प्रोकैरियोटिक सेल और जो यूकैरियोटिक सेल होती है, दो टाइप की सेल्स होती है, इनमें फ़र्क क्या होता है वो बेसिक फ़र्क आप जान लीजिए, पिछली भी एक वीडियो में आया था। ये जो सेल आपको दिख रही है इसको बोला जाता है प्रोकैरियोटिक सेल। इसमें देखिए आप ये वाला पार्ट देखिए, इसका जो न्यूक्लियस होता है, जो नाभिक या फिर जो केंद्रक होता है, उसकी फिक्स बाउंड्री नहीं होती, वो ऐसे ही उलझा हुआ सा रहता है, मतलब कोई फिक्स उसकी बाउंड्री नहीं होती, इनको मतलब अच्छे से डेवलप नहीं हो पाता वो, उनको तो हम कहते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। वहीं जिन सेल्स का जो न्यूक्लियस है वो पूरा अच्छे से वेल डिफाइंड है, उसके न्यूक्लियस के ऊपर जो बाहर मेम्ब्रेन होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, वो भी प्रेजेंट रहती है, तो ऐसे वाले को कहा जाता है यूकैरियोटिक। तो हमसे पूछा कि कौन सी वाली इनमें से प्रोकैरियोटिक है। देखिए प्रोकैरियोटिक इनमें से जो है ब्लू ग्रीन एल्गी, नील हरित शैवाल, जिसको कहा जाता है काई भी कहते हैं हम लोग, पानी में पुराना जो पानी होता है उसके अंदर अक्सर ये जमा हो जाती है, वो सभी के सभी प्रोकैरियोटिक होते हैं। प्रोकैरियोटिक का मतलब है कि उनका जो केंद्रक है उस केंद्रक या न्यूक्लियस के ऊपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, उसके ऊपर बाहर जो परत होती है वो नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉग्स आर, मेंढक क्या हैं। देखिए क्या चीज़ें दी हुई हैं, विविपोरस एनिमल्स एंड ओविपोरस एनिमल्स, ये दो वर्ड्स यहाँ पर इस्तेमाल हुए हैं। विविपोरस हिंदी में जिनको कहा जाता है जरायुज, विविपोरस का मतलब होता है जो डायरेक्ट बच्चे पैदा करते हैं उनको कहते हैं विविपोरस, और जो अंडे देते हैं उनको कहा जाता है ओविपोरस, हिंदी में उनको कहा जाता है अंडयुज या फिर अंड प्रजक भी कहा जाता है। मेंढक हमेशा अंडे देता है, और एक चीज़ और, मेंढक के अंदर ये खास बात होती है कि जो फीमेल मेंढक है वो पानी में अपने अंडे छोड़ती है, और जो मेल मेंढक है वो अपना जो स्पर्म है, शुक्राणु जो है वो उन अंडों के ऊपर छोड़ता है। मतलब शुक्राणु और उन अंडे का जो मिलन है वो पानी में होता है, मेंढक के शरीर में नहीं होता है। और अगर ऐसा होता है कि जो शुक्राणु और अंडाणु का जो मिलन है अगर वो शरीर के बाहर होता है तो उसको हम कहते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, बाह्य निषेचन कहा जाता है अगर शरीर के बाहर हुआ, और इंटरनल उसे कहते हैं अगर वो शरीर के अंदर हो। तो यहाँ पर मेंढक एक ओविपोरस
एनिमल है, मतलब अंड प्रजक या फिर अंडयुज जो है जंतु है, और उसके अंदर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, मतलब बाह्य निषेचन होता है। निषेचन की प्रक्रिया शरीर के बाहर होती है। ये जो आपको चित्र दिख रहा है, इस चित्र में मेंढक के अंडे हैं। मादा मेंढक पानी में अपने अंडे छोड़ देती है, और जो नर मेंढक है वो अपने शुक्राणु या फिर स्पर्म छोड़ देता है, और इन दोनों का जो मिलन है वो पानी में होता है, ना कि मेंढक के शरीर में। इसलिए इसमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन का मतलब वो होता है अगर अंडाणु और शुक्राणु का जो मिलन है वो शरीर के अंदर हो, तब उसको कहते हैं इंटरनल। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ग्लैंड्स डू नॉट रिलीज देयर सेक्रेशंस इनटू डक्ट्स। इनमें से कौन सी जो आपको ग्रंथियां हैं वो उनका स्राव वाहिनियों में नहीं होता। देखिए, जिनका स्राव डक्ट्स में नहीं होता उनको कहा जाता है डक्टलेस ग्लैंड्स। क्या कहते हैं? डक्टलेस ग्लैंड्स, या फिर उनको एंडोक्राइन ग्लैंड्स भी कहा जाता है, अंतःस्रावी। इनका जो स्राव है, जो सिक्रेशन है, वो डायरेक्ट हमारे ब्लड में जाता है, डायरेक्ट हमारे ब्लड में जाता है। उनको कहते हैं डक्टलेस ग्लैंड। और हमसे यही पूछा गया है क्वेश्चन में, विच ग्लैंड डू नॉट रिलीज देयर सिक्रेशन इनटू डक्ट। डक्ट के अंदर कौन नहीं छोड़ता? एंडोक्राइन ग्लैंड्स नहीं छोड़ते। बाकी देखिए, स्वीट ग्लैंड्स जो हैं, जो पसीने की ग्रंथियां हैं, वो भी डक्ट्स में छोड़ती हैं। ऑयल ग्लैंड्स के लिए भी डक्ट्स होते हैं, और सेलेवरी जो होती हैं लार ग्रंथियां, उनके भी डक्ट्स होते हैं। लेकिन एंडोक्राइन या फिर इनको डक्टलेस ग्लैंड्स भी कहा जाता है, ये अपना जो भी स्राव है, जो भी सिक्रेशंस हैं, वो डायरेक्ट हमारे ब्लड के अंदर छोड़ती है। इनके अंदर कोई भी डक्ट्स नहीं होते। तो सेकंड नंबर ऑप्शन करेक्ट है। और ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, द सेल्यूलर स्ट्रक्चर दैट डिटरमिन्स द सेक्स ऑफ ए चाइल्ड इज। हमने बताना है कि इनमें से कौन सी चीज से जो बच्चे होते हैं, शिशु जो होते हैं, उनका लिंग निर्धारण होता है। मतलब शिशु जो है वो मेल होगा कि फीमेल होगा, इसका कैसे पता चलता है, किसकी वजह से पता चलता है। देखिए, साइटोप्लाज्म जो है कोशिका के अंदर होता है, पानी जैसी संरचना जिसको कोशिका द्रव्य कहा जाता है, उसका इससे कोई लेना देना नहीं है। थोड़ी देर पहले भी हमने बताया था। सेल मेम्ब्रेन कोशिका का बाहरी आवरण है, कोशिका झिल्ली, इसका भी उससे कोई लेना देना नहीं है। न्यूक्लियोलस जो है केंद्रिका, वो न्यूक्लियस के अंदर एक छोटा सा पार्ट होता है, सॉलिड सा पार्ट, उसका भी इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जो गुणसूत्र होते हैं, जिसको इंग्लिश में क्रोमोसोम्स कहा जाता है, क्रोमोजोम्स भी बोलते हैं, ये जो हैं वो लिंग निर्धारण में मदद करते हैं, या फिर मैं कहूँ कि लिंग निर्धारण जो है वो इन्हीं के द्वारा होता है। अगर मैं मनुष्य की बात करूँ, हमारे मनुष्य में जो कोशिकाएं होती हैं वो टोटल 46 गुणसूत्र होते हैं, उनके अंदर 46 गुणसूत्र होते हैं, या फिर मैं कहूँ 23 पेयर गुणसूत्र होते हैं। और इनके अंदर एक जो गुणसूत्र होता है, सबसे लास्ट वाला XY गुणसूत्र कहा जाता है उसको, उसके द्वारा लिंग निर्धारण होता है कि जो बच्चा है, जो शिशु है, वो मेल होगा कि फीमेल होगा। तो इस क्वेश्चन में करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, गुणसूत्र या फिर क्रोमोजोम्स ये डिसाइड करते हैं कि जो शिशु है वो मेल होगा कि फीमेल होगा। मतलब उसका जो जेंडर है या सेक्स जो है वो क्रोमोजोम्स द्वारा डिसाइड होता है। यहाँ पर हमारी ये वीडियो ख़त्म होती है। मुझे उम्मीद है कि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया हो तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं उस क्वेश्चन के ऊपर स्पेशल अलग से वीडियो बनाऊंगा। और इस वीडियो के जो बाकी के 5 पार्ट हैं, 2015 से लेकर 2021 तक जो NMMS एग्ज़ाम हुए हैं, उन सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। और दिल्ली में होने वाला जो NMMS एग्ज़ाम है इस साल का, वो 13 मार्च को होगा। अभी डेट आई है उसकी, 13 मार्च को जो संडे है उस दिन वो एग्ज़ाम होगा। आप सभी को अपने एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक।